Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. This is the third lecture on IT project management. The third lecture is actually the continuation of the second chapter named IT project and the information technology context. उन्हीं के कंटेंट्स को जो हमने सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम फिलॉसफी एंड सिस्टम अप्रोच के तहत डिस्कस किए, the same contents we will be discussing with the further continuation of the topics. Move करते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ in order to comprehend the different organizational concepts that are very important and integral to understanding the implications and applications of the IT projects within the organizations. Yes, dear students, talking about the organizational culture. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि इन ऑर्डर टू डिस्कस द सिस्टम अप्रोच, सिस्टम एनालिसिस एंड द सिस्टम मैनेजमेंट वी हैव टू डेवलप द होलिस्टिक अप्रोच. होलिस्टिक अप्रोच इसी तरह डेवलप हो सकती है व्हेन वी आर गोइंग टू कंप्रीहेंड ऑल ऑफ द रेलेवेंट फैक्टर्स एंड रिलेटेड कंटेंट्स with respect to the policies, organizational culture, organizational practices and policies that are very relevant and integral to developing the good projects within the company, right? उस हवाले से हमने अभी डिस्कस करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है और इस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के थ्रू वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट्स. सो देयर आर द सम ऑफ द फीचर्स. पहले फीचर्स को डिस्कस करने से हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या चीज़ है. व्हाट इज़ कल्चर? जब हम कल्चर की बात करते हैं देन द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू द माइंड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट कस्टम्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिफरेंट वैल्यूज़, रिचुअल्स जो किसी भी किसी जगह पे जो रस्म व रिवाज हैं, त्यौहार हैं, मैकेनिज़्म है किसी चीज़ को समझने का या किसी चीज़ को अदा करने का, परफॉर्म करने का, लोगों के आपस में मिलती हुई सोच, लोगों का रहन सहन का तरीका, देयर टेंडेंसी टुवर्ड समथिंग एल्स, उनकी कोई अप्रोच, उनका चीज़ों को हैंडल करने का जो नज़रिया है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द कल्चर. व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर देन वी हैव टू डिस्कस सम ऑफ द रिलेटेड फीचर्स जो उसके कल्चर को बनाएंगे. मेंबर आइडेंटिटी इज़ द फर्स्ट ऑफ द प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एंड फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. मेंबर आइडेंटिटी का मतलब डे स्टूडेंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले तमाम एम्प्लॉयज़ जो वर्कर हैं वहाँ पे, चाहे वो लोअर लेवल वर्कर्स हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, अपर लेवल मैनेजमेंट है, जिस किस्म के भी वो वर्कर्स हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनकी एक मेंबर आइडेंटिटी है. दे आर एक्चुअली आइडेंटिफाइड विद द कॉमन वैल्यूज़ ऑफ परस्यूइंग द गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्चुअली मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन आ सक्सेसफुल वेंचर. जितने भी लोग हैं उनके तमाम की आइडेंटिटी एक ऑर्गेनाइजेशन से मंसूब है. वह जहाँ पर जाएंगे, फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग फॉर कोका कोला, यू आर वर्किंग फॉर नेस्ले, यू आर एक्चुअली टीचिंग इन बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी, देन यू आर द पार्ट ऑफ इट. उनकी एक ख़ास आइडेंटिटी होती है, उनके ख़ास एक परफॉर्म करने का, ऑर्गेनाइजेशन के हक़ में सोचने का एक ख़ास मेयार और एक नज़रिया होता है. सेकेंड वन इज़ ए ग्रुप एम्फोसिस. ग्रुप एम्फोसिस इज़ द सेकेंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर इंडिविजुअल कल्चर एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर लोग इंडिविजुअली वर्क परफॉर्म करते हैं. बट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द फोकस इज़ प्लेस्ड ऑन द ग्रुप. इट मीन्स ज़्यादातर तवज्जो इस बात पर दी जाती है कि जो काम की परफॉर्मेंस होगी, जो लोग काम परफॉर्म करेंगे वो ग्रुप में परफॉर्म करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल टीम फॉर्मेशन. जैसे आप स्टूडेंट्स को कोई टास्क दिया जाता है, द लेक्चरर विद इन द क्लास फॉर्म्स अ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लाइक 3 to 4 पर्सन इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द टास्क. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बना दिया जाता है ताकि वो लोग ग्रुप में काम करें. ग्रुप का ये फ़ायदा होता है कि लाइक एनी ऑफ द पर्सन हैविंग लैक ऑफ एफिशिएंसी और कैपेबिलिटीज़, द अदर पर्सन विल कम टू जॉइन दैट पर्सन एंड विल हेल्प देम. उनके पास वो कैपेबिलिटीज़ होंगी कि वो उनको बता सकेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट कम्स द पीपल फोकस. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का एक और मेजर एस्पेक्ट ये है कि दे एक्चुअली फोकस ऑन द पीपल. ऑर्गेनाइजेशंस पीपल फोकस होनी चाहिए. पीपल फोकस मीन्स द पीपल हु आर वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर मोर इम्पॉर्टेंट टू द टास्क एंड द एक्टिविटीज़. डे स्टूडेंट्स का कंसेप्ट ये है कि वो लोग जो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन द प्रोजेक्ट.
इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के ऊपर एम्फोसाइज करेंगे, लोगों को वैल्यू देंगे, लोगों का ख्याल रखेंगे, तो दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। वही लोग कल आपको अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप करके इम्प्लीमेंट करके दे सकते हैं। Then comes unit integration. Unit integration means that the concept of integration of all of the functions and activities that are going to be performed within the organization. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग है, HRM है, फाइनेंस है, there are the procurement, manufacturing departments, research and development departments. All of these departments are working in collaboration and in integration with one another in order to achieve the common goal. Then comes कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक कंट्री है, जैसे एक घर है, कोई सोसाइटी है, उसके अंदर एक कंट्रोल का मैकेनिज्म है। इन ऑर्डर टू लाइक मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी सम कंट्रोल ओवर देयर। कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई ऑडिट का सिस्टम होना चाहिए। दैट इज द पार्ट ऑफ organizational culture over there. Then come the risk tolerance. Risk tolerance means in any of the project, dear students, हमने शुरू में डिस्कस किया कि there is the chances of a risk. कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट रिस्क एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता. रिस्क इज ऑलवेज there. In that scenario, in that case, when there is a risk over there, organizations must have the tolerance, उनके पास बर्दाश्त होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए for handling and for actually bearing that risk of environmental factor, risk of failure of technology, risk of incapability of the human resource. लोग उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई भी ऐसा रिस्क जो कि आपके काम को डिस्टर्ब कर सकता है, द कंपनी मस्ट हैव टू लिव विद दैट काइंड ऑफ रिस्क. आपके पास इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप इस रिस्क को बेयर कर सकें. एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. Conflict management it means that within the organization there are the most of the people that are working in the different departments, belonging to the different department, can come into the clashes with one another. कुछ clashes हो सकते हैं, उनके कुछ issues हो सकते हैं resources के लिए, और बाकी issues में एक दूसरे के साथ वो they can be in conflict with one another. उसको manage करना चाहिए. Organizations को, कंपनीज को उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए ताकि तमाम लोग ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन एजेंडा के ऊपर काम कर सकें, ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सकें. These are the different facets, like within the book they are mentioned more than these, how you can go through with all of the contents. They are going to emphasize that किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर है उसके अंदर ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये सारी मिलकर ही किसी कंपनी का कल्चर बनाती हैं. नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट कंटेंट्स को देखेंगे हम. Focus on stakeholders' need and the importance of the top management commitment. All of these things that we are going to discuss over there, dear students, are with respect to the प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. याद रखिएगा हमारा जो मेजर फोकस है प्रोजेक्ट के ऊपर होगा, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे. स्टेक होल्डर की नीड के ऊपर फोकस करना क्यों ज़रूरी है? अगेन, फोकस ऑन स्टेक होल्डर नीड इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स क्योंकि स्टेक होल्डर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं. कोई ना कोई स्टेक इन लोगों का आपके प्रोजेक्ट के साथ वाबस्ता है. दे कैन बी द कस्टमर, दे कैन बी योर स्पॉन्सर जो आपको मनी प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं. दे कैन बी द यूजर्स, दे कैन बी द एम्प्लॉय ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, they can be the audit companies, they can be your top management, they can be the government and external internal bodies. All of these are needed to be taken on board. जब आप काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने स्टेक होल्डर की नीड को आइडेंटिफाई करना है. एम्प्लॉयज़ फॉर एग्जांपल हैं डे स्टूडेंट्स, तो आपने टीम बना दी, आप उनसे काम ले रहे हैं. याद रखिएगा एम्प्लॉयज़ की कोई ना कोई लिमिटेशंस हैं, उनकी एनर्जी की लिमिटेशंस हैं, उनकी वर्क की लिमिटेशंस हैं कि वो कितना कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते. यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज things over there. And the second is the importance of the top management commitment. Means commitment and the dedication of top management is very very crucial and integral in order to execute the project. याद रखिएगा अगर top management is not allowing you to pursue or start the project, you cannot start the project. आप project तब तक start ही नहीं कर सकते जब तक आपके टॉप मैनेजमेंट आपको ग्रीन सिग्नल ना दे, आपको रिसोर्सेज ना प्रोवाइड करे, फाइनेंसेस ना दे और आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस ना रखे. सो इट मीन्स दैट टॉप मैनेजमेंट मस्ट बी टेकन ऑन बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूएशन ऑफ योर प्रोजेक्ट प्रोसेस. सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल वन इन दैट कॉन्टेक्स्ट. आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट कॉन्टेंट्स को हम देखेंगे.
Yes, the most important element that need very critical evaluation of the contents and very important consideration of the topics. Project phases. Project phases का मतलब dear students ये है कि प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के डिफरेंट अप्रोचेस हैं. एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, उसको कंप्लीट किया जाता है, तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं, डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट मैथडोलॉजीज है, काम करने का तरीका डिफरेंट है. उस तरीकाकार को हम प्रोजेक्ट फेजेस का नाम देंगे. सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, एक लाइफ साइकिल के तहत कंप्लीट होता है. लाइक फॉर एग्जांपल कोई चीज़ स्टार्ट होती है बनना, एक आइडिया जनरेशन होती है, आइडिया आता है, आइडिया के बाद उसको आप बनाना शुरू करते हैं. जब बना लेते हैं उसकी टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के बाद आप उसको जब लाइक इट्स प्रूव्स टू बी अ सक्सेसफुल वेंचर, उसके बाद आप उसको मार्केट के अंदर कमर्शियल करते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्च करते हैं या उसको सेल आउट करते हैं. सो दिस इज एक्चुअली द लाइफ साइकिल ओवर देयर. All of these things are going to be associated with any of the project that any company starts. इस कॉन्टेक्स्ट में जी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास कंसिडरेशन में आती हैं. और याद रखिएगा हर ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच डिफरेंट होती है. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इनको डिफरेंट तरीके से लेकर चलती हैं और उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द वाटरफॉल लाइफ साइकिल. डे स्टूडेंट्स, अगर हम वाटरफॉल लाइफ साइकिल की बात करें तो वाटरफॉल लाइफ साइकिल मीन्स जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट का स्टार्ट है टिल एंड मूव्स इन अ सीक्वेंस. वाटरफॉल आबशार को कहते हैं. उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट लिया है वाटरफॉल का, उन्होंने एक आबशार से लिया है कि लाइक आबशार फ्रॉम टॉप टू बॉटम जिस तरह फ्लो करती है, बहती है, पानी ऊपर से नीचे आता है, पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता. सो इन दैट प्रोसेस होता क्या है वाटरफॉल लाइफ साइकिल में, एक प्रोजेक्ट जब आप स्टार्ट करने लगते हैं उसको एनालिसिस होता है, उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद उसका डिज़ाइन बनता है, डिज़ाइन फाइनलाइज होता है और उसके बाद प्रोडक्ट को या उस प्रोजेक्ट को कमर्शलाइज कर दिया जाता है, मार्केट कर दिया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इस पूरे प्रोसेस के दरमियान किसी जगह पर भी कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं होती. यू कैन नॉट ऑल्टर और मॉडिफाई द प्रोजेक्ट डिज़ाइन और any of the specs or specification of the project. That's why we are going to call it the waterfall life cycle, that it is going to move in a one particular direction and cannot be changed in another direction. ठीक है. The opposite of waterfall life cycle is the spiral life cycle. Spiral अगर word को हम mind में रखें, spiral means iterative. It means the thing is not linear, सीधी नहीं है, it is spiral, it is a kind of spring like that moves in the both directions. It means when you are going to start the project, you are going to analyze it, you are going to design it, you are going to test it. टेस्ट के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. किसी प्रोसेस में भी अगर आपको तब्दीली या तगय्युर की गुंजाइश नज़र आती है, यू कैन ऑल्टर दैट. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ आपके स्पायरल लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट्स के. फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बना रहे हैं. वेबसाइट एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपने फॉर एग्जांपल अपनी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन एक वेबसाइट की ऐड की है, उसकी लैंग्वेजेस, उसके बार टूल्स, कॉन्टैक्ट नंबर एटसेट्रा, एनीथिंग आपने उसको फाइनल कर लिया. लेकिन फाइनल करने से पहले आप उसमें कोई अमेंडमेंट चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, कोई भी डिटेल आप एडिट कर सकते हैं. लाइक फ्रॉम टेस्टिंग, फ्रॉम एनालिसिस टिल फाइनल इम्प्लीमेंटेशन. आप किसी प्रोसेस या किसी लाइफ साइकिल के स्टेज के दौरान वापस मूव कर सकते हैं. ये जो वापस मूव करने का मैकेनिज्म है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी अ spiral life cycle, that you can move in the opposite direction as well. Thirdly, talking about the incremental life cycle. Incremental life cycle एक वो approach है project की. Incremental actually word that is originated from the increment. Increment means increase होना. इसका मतलब dear students ये है कि when you are done with making of any of the project, कल को उस प्रोजेक्ट में अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो तब्दीली की गुंजाइश आपको वहां पर रखना होगी. क्योंकि इंक्रीमेंट का मतलब होता है द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन इंक्रीमेंट्स. आज आपने फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स की. आपने कुछ सीसीटीवी कैमरास बनाए हैं, राइट. उसके आपने मेगापिक्सल रखे हैं कि ये उसकी ये जूमिंग कैपेबिलिटी है, इतने उसके मेगापिक्सल्स हैं और ये वन साइडेड, वन लाइक डायमेंशनल और डायरेक्शनल आपका सीसीटीवी कैमरा है. ठीक है. With the passage of time and you have implemented it, ठीक है, that's working over there. अब आपने वक्त के साथ सोचा कि इस जो हमारा सीसीटीवी कैमरा है इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, इस प्रोजेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं इन्हेंस होनी चाहिए.
इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट ये कहते हैं कि आप उनकी कैपेबिलिटीज को इन्हांस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एग्जिस्टिंग जो कैमराज हैं उनको आप मल्टी डायमेंशनल कर लेंगे। पहले वो क्या था? यूनिडायरेक्शनल, एक तरफ देख रहा था। नाउ इट विल बी रोटेटिंग राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, वो देखेगा। उसकी जूमिंग कैपेबिलिटीज आपने पहले जो रखी थी अब आपने उससे इन्हांस कर दी है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट प्रोजेक्ट को आपने इंक्रीमेंटल फेजेस में कंप्लीट करना है। आप उसकी कैपेबिलिटीज को वक्त के साथ बढ़ा सकते हैं। वो एक दफ़ा ख़त्म होकर ख़त्म नहीं हो जाता, बट दे आर द कैपेबिलिटीज टू बी एनहांस्ड ओवर देयर। Second last type is the prototyping life cycle. Prototyping, you are the IT student, you must be better adapt with that terminology. Prototype means making any of the sample that is actually workable. एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो कमर्शलाइजेशन से पहले जिसके ऊपर आप काम कर सकें। और प्रोटोटाइपिंग लाइफ साइकिल एक दिस काइंड ऑफ प्रोटोटाइप जो कि अपने यूज़र को ये आइडिया देता है कि मैं मुकम्मल हो चुका हूँ, मैं इस तरह का प्रोजेक्ट हूँ और मुझे इस तरह यूज़ किया जा सकता है फ्यूचर में। सो प्रोटोटाइपिंग की जब बात आएगी डियर स्टूडेंट्स, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूज़र इन्वॉल्वमेंट ओवर देयर। ये वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप अपने यूज़र को, जिसके लिए आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो कोई कंपनी है, कोई स्कूल है, वो रेस्टोरेंट है, वो कोई बैंक है, कोई एयरलाइन इंडस्ट्री, एनीथिंग एल्स, उसको आप इन्वॉल्व करेंगे, एक प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे। प्रोटोटाइप आप उसको दिखाएंगे कि देखें जी ये इस तरह काम करता है, क्या हम इसको कंटिन्यू करना चाहिए। इन केस द अथॉरिटीज आर गोइंग टू अप्रूव दैट प्रोटोटाइप, यू विल बी वर्किंग ऑन इट और आप उसको कमर्शियल कर देंगे। अगर वो कहेंगे कि नहीं इसमें कुछ चेंजिंग चाहिए हमें, देन डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन इट। The final one is the RAD life cycle. RAD life cycle is again the one of the like part of the system development life cycles, जिसके तहत आप evolving prototypes के ऊपर स्टूडेंट्स काम करते हैं। Evolving prototypes means any prototype that is not finalized yet, उसका फाइनल नहीं किया, अभी भी उसकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने की रिक्वायरमेंट्स या गुंजाइश मौजूद है। आप उसको इन्हेंस करें कैपेबिलिटीज़ को, उसके अंदर मजीद फीचर ऐड करें और अपने यूज़र को इन्वॉल्व करें। डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजीज, JAT, जस्ट इन टाइम सिस्टम, मोस्ट ऑफ द लाइक टेक्नोलॉजिकल जो एप्लीकेशंस हैं वो इसके तहत यूटिलाइज होती हैं और एक RAD लाइफ साइकिल के तहत प्रोजेक्ट बनाया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। दीज आर द डिफरेंट फेजेस that you can go through from your book. These are the very important one, and then we can discuss further in detail with respect to any confusion or problem. Next move करेंगे जी, next contents को discuss करते हैं यहाँ पे। Recent trends affecting the project management. These are the different trends, dear students. These are the different factors that are going to affect your project management throughout the world. याद रखिएगा, project management is not local now. It has become global now. आप पाकिस्तान में हैं, कल को आप UAE में जाकर काम करते हैं, UAE के लोग अमेरिका में करते हैं, अमेरिका के लोग वर्क लाइक मूव थ्रू आउट द मिडल ईस्ट, लाइक थ्रू आउट द एशिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप ग्लोबल हो चुके हैं। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क नॉट फॉर द पार्टिकुलर योर ओन कंट्री बट फॉर एनी ऑफ द कंट्री अराउंड द ग्लोब। तो याद रखिएगा, दुनिया में जब आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं दैट गोइंग टू अफेक्ट यू। इन द बुक दैट यू विल बी डिस्कसिंग, यू कैन सी ऑल ऑफ द कंटेंट्स इन द डिटेल्स। आई विल बी गोइंग टू प्रोवाइड यू द बर्ड आई व्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ग्लोबलाइजेशन। सबसे बड़ा ट्रेंड, सबसे बड़ा एलिमेंट जो फैक्टर है, जो अफेक्ट कर रहा है आपके प्रोजेक्ट्स को, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ नहीं करते काम, आप फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट्स एम्प्लॉई हैं। बीइंग एन एम्प्लॉई यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट कंपनी। उस कंपनी, उस इलाके, उस रीजन के टाइम के मुताबिक आपको काम करना होगा। वहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ मैसर होंगी उसके मुताबिक काम करना होगा। वहाँ अगर ग्रुप में, टीम में काम किया जाता है, पाकिस्तान में आप इंडिविजुअल करते थे, उधर आपको टीम में करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी। वहाँ की मार्केट क्या है, किस प्रोजेक्ट को हम मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं और किसको नहीं, आपको उसकी मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। मार्केट के मुताबिक प्रोजेक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ थिंग्स आर कैटेगराइज्ड अंडर द हेड ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ही आपको इन्फ्लुएंस करेगी जी, आप किस तरह का काम करेंगे और किस तरह का काम नहीं करेंगे। सेकेंडली इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि आप कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी की शक्ल में या ह्यूमन रिसोर्स की शक्ल में कैपेबिलिटीज़ को हायर करते हैं बाहर से अपनी फैसिलिटेशन के लिए। सो ये वो फैक्टर है, इसने भी आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अफेक्ट किया है। इट मीन्स दैट
आप दुबई की एग्जांपल लें, यूएई की एग्जांपल लें, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स ओवर देयर दैट आर एक्चुअली अरब्स आर नॉट कैपेबल इनफ टू हैव दैट मच नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का नॉलेज उनके पास नहीं है, बट दे डू हैव मनी। वो क्या करते हैं, अमेरिका से, इंडिया से स्पेसिफिकली एंड फ्रॉम पाकिस्तान हायर द इंजीनियर्स। दिस हायरिंग ऑफ इंजीनियर टू ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज एग्जांपल ऑफ द आउटसोर्सिंग, कि आपने बाहर से लोग मंगवाए अपने मुल्क में काम करने के लिए। दैट इज एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग। इसी तरह टेक्नोलॉजी की आउटसोर्सिंग होती है। हमारे पाकिस्तान के आप एग्जांपल ले लें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो जिस टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत है, वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी। हम अमेरिका से, हम लाइक मुख्तलिफ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से वो टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं। दैट द एग्जांपल ऑफ द आउटसोर्सिंग। देन कम वर्चुअल टीम्स। वर्चुअल टीम्स का कॉन्सेप्ट ये डियर स्टूडेंट्स, now the project is not going to be executed by sitting in particular place physically. You don't need to be assembled at some certain place. आपको करना क्या है, you have to be virtual in that context. आपके पास different gadgets हैं, आपके पास different technological tools हैं, आपके पास different devices हैं जिसके थ्रू आप पाकिस्तान में बैठे हैं, you can go for conducting the meeting with any of the person within Europe. यूरोप में बैठे हैं, यू कैन बी कंडक्टिंग अ मीटिंग विद द अमेरिकन्स। विद इन अमेरिका यू कैन बी कंडक्टिंग अ मीटिंग विद द पर्सन इन मिडल ईस्ट। सो द वर्चुअल टीम्स का कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। द टीम्स हैव बिकम वर्चुअल, दे आर नॉट फिजिकली टुगेदर बट दे आर डिस्टेंटली लोकेटेड इन सर्टन प्लेसेस वेयर यू आर वर्किंग विद देम। ठीक है जी। उसके डिफरेंट चैलेंजेस भी हैं, इसके बेनिफिट्स भी हैं कि द वर्क इज डन स्मार्टली, यू डोंट नीड टू मूव एंड ट्रैवल, यू एक्चुअली सेव द कॉस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। However, there are certain the demerits as well. Demerits ये हैं, when you are in the distance locations, आपकी supervision नहीं हो सकती। Control का जो mechanism है वो थोड़ा weak हो जाता है when you have people are not working with one another. The book actually contains most of the demerits you can see from that place. Agile project management, the second last element that the fact acting as a factor affecting the project management is agile. Agile means smart work. Agile, when there's the word that comes into the mind, the agility. Agility means anything else that is swift, fast and smart, not hard work actually, but smart working mechanism or tools or techniques को use करते हुए जो आप काम करते हैं, that is agile. Agile means again the virtual team बना देना, टेक्नोलॉजी को इतना अपग्रेड कर देना कि प्रोजेक्ट इजिली स्टार्ट किए जा सके, टाइम के अंदर, खास बजट के अंदर, स्कोप को आइडेंटिफाई करना, रिसर्च करके रखना ताकि कोई भी प्रोजेक्ट आपका फेल ना हो। देन फाइनली कम द स्क्रम. Scrum is actually one of the mechanism to handle those projects that are very complicated. This is actually advanced shape of agile project management. This is similar to that. आप agile project management में जिन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, स्क्रम में एक्चुअली उनकी एडवांस शक्ल होती है। जो प्रोजेक्ट जिनके स्कोप कॉम्प्लिकेटेड हो, जिनको तैयार करने में, इम्प्लीमेंट करने में टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हों, मुख्तलिफ किस्म के लोग इन्वॉल्व हों, कॉम्प्लिकेशंस हों, मुश्किल हो, उसको आप स्क्रम कहते हैं। ठीक है। स्क्रम के डिफरेंट टेक्निक्स हैं जी। उसमें हमें कुछ बैकलॉग्स बनाने पड़ते हैं। आईटी के स्टूडेंट्स विल बी बेटर हैविंग द नॉलेज ऑफ बैकलॉग्स। ठीक है। यू डेवलप फर्स्ट ऑफ ऑल, टीम एक बनाते हैं जो प्रोडक्ट बैकलॉग बनाती है। प्रोडक्ट बैकलॉग मीन्स दैट विच प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लॉन्च। जाहिर बात है प्रोजेक्ट के ऊपर पहले तो रिसर्च करनी है ना कि प्रोजेक्ट लॉन्च कौन सा करना है। देन कम्स जो है प्रोजेक्ट के बाद आपके पास आती है स्प्रिंट बैकलॉग्स। देन यू एक्चुअली डेवलप अ सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट layout or blueprint of the different activities, that how it will move from one place to another, who will be working on what task and how the resources will be allocated and so on. Then thirdly, actually the team actually review that overall process. क्या एक proper control के तहत क्या ये process ठीक चल रहा है या इसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश है, and finally you implement that project over there. So this is actually all about that chapter. You have to go through all of the contents in order to grab the concept and get the better understanding of what we discussed in all these slides. Thank you very much, dear students. This is all from my side with respect to the second chapter. Assalamu alaikum.